हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एग्ज़ाम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। यहाँ हम लोग आज सीखेंगे सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन। तो पहले आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। मतलब कि देखिए, ये हमारा कोई सिंक्रोनस जनरेटर है। इसका आर्मेचर हम लोग का स्टेशनरी पार्ट होता है जो कि स्टेटर पर होगा, और इसका मेन फील्ड हम लोग को रोटर से निकलेगा। रोटर के फ्लक्स को हम लोग मेन फ्लक्स कहेंगे। देखिए, तो अभी ये कोई हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर है जो कि नो लोड पर है। मतलब इसके सप्लाई टर्मिनल पे कुछ भी कनेक्ट नहीं है लोड हमारे, बस इसका एक्साइटेशन ऑन है। एक्साइटेशन जब ऑन है तो हम लोग को ये फ्लक्स इस प्रकार देगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर इसको हम लोग लोड से कनेक्ट कर दिए तो इसके आर्मेचर में करंट फ्लो होने लगेगी जो कि लोड की ओर जाएगी। तो उस आर्मेचर में जब करंट फ्लो होगा तो उसमें से भी फ्लक्स निकलेगा। आर्मेचर में से ये फ्लक्स निकल रहा है। अब देखिए, हम लोग का मेन फील्ड ये था, इसका पहले से कुछ फ्लक्स था, अब आर्मेचर में से भी फ्लक्स निकलने लगा है। तो ये आर्मेचर का जो फ्लक्स आएगा ये मेन फील्ड के फ्लक्स पर कुछ इफेक्ट डालेगा, इसको टेढ़ा कर देगा, इसको कट कर देगा, इसको ज़्यादा और या कम भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ये। तो यही जो इस मेन फील्ड पर आर्मेचर के करंट फ्लो होने के कारण आर्मेचर में से जो फील्ड निकला उसका इफेक्ट जो पड़ेगा उसी को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को डिफरेंट लोड पर समझेंगे। मशीन में आर्मेचर रिएक्शन को समझने के लिए हम सबको पहले लीड लैग का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि कब वोल्टेज हमारा करंट से लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है। इसी के आधार पे ही हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को समझेंगे। देखिए, तो लीड लैग पहले हम लोग को समझना होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को लीड लैग के बारे में पता नहीं होता है, नहीं समझ पाते हैं। देखिए, जब कोई वोल्टेज इस तरह से रहे और करंट इस तरह से रहे तो हमें सबसे पहले लीड लैग को समझने के लिए एक रेफरेंस लेना पड़ता है। इसमें हम लोग किसी को भी रेफरेंस ले सकते हैं, करंट को भी रेफरेंस ले सकते हैं, वोल्टेज को भी रेफरेंस ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं। और देखिए, लैग क्या होता है, जब किसी को हम लोग रेफरेंस लिए हैं और उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग चलें तब हमें जो फेजर मिलेगा वो हमेशा लैग करेगा रेफरेंस से। और यही बात अगर लीड को हम लोग देखना चाहें कि लीड कब होता है, तब देखिए, अगर हम लोग रेफरेंस किसी को ले लिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस ले रहे हैं इस फिगर में। देखिए, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले रेफरेंस से तब हमें जो मिलेगा फेजर उसको हम लोग लीड बोलेंगे। लीड किससे? तो रेफरेंस फेजर से लीड कर रहा है। ये देखिए, ये करंट यहाँ रेफरेंस फेजर से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये हमें मिलता है यहाँ पे, तब ये हमारा वोल्टेज से लीड कर रहा है। और इसको अगर हम लोग करंट पर अगर देखें रेफरेंस करंट को मान के, तब यहाँ से हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। और जब क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग तो इस वोल्टेज पर पहुँचेंगे, तब इस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे कि ये करंट से हमारा 90 डिग्री से लैग कर रहा है। अब यहाँ हमने 90 डिग्री क्यों कहा? अगर इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है तब हम लोग बोलेंगे, अगर वोल्टेज से देखते हैं तो वोल्टेज से ये करंट एंटी क्लॉकवाइज चलने पर मिल रहा है हमें, इसलिए वोल्टेज से ये करंट जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है। और इसे बात को अगर करंट की ओर से देखें हम लोग तो करंट से हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री चलते हैं तब वोल्टेज के पास पहुंचते हैं, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये करंट से हमारा 90 डिग्री से वोल्टेज लैग कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे रख के और एंटी क्लॉकवाइज चलें तो हम लोग को इधर से भी ये फेजर मिल जाएगा। तो इसका मतलब वो लोग बोल देंगे कि ये करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं देखेंगे, हम लोग हमेशा 90 डिग्री के अंदर में देखते हैं। 90 डिग्री के अंदर में जो पहले मिला उसी के साथ हम लोग लीड या लैग बोलते हैं। तो ये देखिए, इसको हम लोग इधर से जाके इतना दूर नहीं चलेंगे, हम लोग यहीं से इसको इस डायरेक्शन में चलेंगे, ये आसान पड़ेगा और 90 डिग्री के अंदर भी है। तो इसको हम लोग आसानी से बोल देंगे कि करंट जो है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तो करंट से ये वोल्टेज 90 डिग्री लैग करेगा। अब यहाँ देखिए, ये हमारा कोई 2 वाइंडिंग आर्मेचर है, इसमें हमारा वाइंडिंग की संख्या 2 है। ठीक है। और मान लेते हैं कि अगर पहला वाइंडिंग में से अगर हमारा V1 वोल्टेज उत्पन्न हो रहा हो और दूसरे वाइंडिंग से हमारा V2 वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, और इन दोनों के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल होगा, तब हम लोग का ये जो फेजर इसका वेव का होगा वो किस प्रकार का बनेगा, आइए अब हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये हमारा कोई टाइम एक्सिस है और ये हमारा मैग्नीट्यूड एक्सिस है। देखिए, अगर हमारा टाइम t = 0 से शुरू होता है
तब हमारा मान ले रहा है कि V2 हमारा आगे है, लीड कर रहा है V1 से। पहला कॉइल का जो वोल्टेज है V2 वो हमारा लीड कर रहा है। देखिए, तो जब टाइम t=0 है तब हमारा वोल्टेज V2 यहाँ पे है और V1 जो है वो अभी पीछे है। अब थोड़ा टाइम बढ़ाते हैं हम लोग, टाइम बढ़ेगा तो ये ऊपर की ओर घूमेगा और घूम के V2 हमारा यहाँ पहुँचेगा। V2 हमारा यहाँ पहुँच गया मान लेते हैं। उस समय हमारा V1 देखिए, V2 हमारा है यहाँ से, ये निकल के आगे 90 डिग्री आ गया। अब इसके बाद ये अब V1 यहाँ से स्टार्ट होगा फ्लो होना। देखिए, तो V1 इस समय यहाँ पे होगा, ये हमारा V1 है। देखिए, और कुछ समय बाद क्या होगा कि V2 हमारा आगे बढ़ जाएगा यहाँ से, और उस समय क्या होगा V1 के साथ वो भी इस समय इसके पीछे पीछे आगे बढ़ेगा यहाँ पे। तो चलिए अब इन लोगों को हम पहले ट्रेस करते हैं। देखिए, जब t=0 था तब V2 हमारा यहाँ पे था, ये हमारा V2 है। और उस समय V1 कहाँ होगा, तो V1 अभी नहीं आया होगा, मान लेते कि अभी नहीं आया होगा। वैसे तो वो आया रहता है लेकिन मान के चलते अभी नहीं आया है। जब ये V2 हमारा, V1 अभी नहीं आया, V2 हमारा यहाँ पहुँच गया, तब यहाँ से हमारा V1 शुरू हुआ है। ठीक है, देखिए, तो अब t2 को टाइम हम लोग लेते हैं, यहाँ पे t2 टाइम है ये। यहाँ पे हमारा V2 है जो यहाँ पहुँच चुका है, तो इसको हम लोग ट्रेस करते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट हमारा V2 का है। इस समय V1 हमारा अभी शुरू हुआ होगा यहाँ पे, ये V2 से 90 डिग्री पीछे था V1, इसलिए ये अभी यहीं पे है। इसको अगर इस टाइम पे हम लोग ट्रेस करें तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा V1 होगा। टाइम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और V2 हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। उस समय V1 के साथ क्या होगा, तो देखिए V2 यहाँ है, V1 हमारा यहाँ है। जब ये आगे बढ़ेगा तो V1 भी इसके पीछे पीछे यहाँ पहुँचेगा। तो इस तरह से हमारा V2 जो है वो यहाँ आ गया और V1 हमारा घूम करके यहाँ आ गया, ये हमारा V1 है। अब इन दोनों को हम लोग ट्रेस करते हैं। ये अगले टाइम के लिए है, t3 के लिए। V2 हमारा यहाँ पे आ गया है और V1 जो है हमारा वो यहाँ पहुँच गया। अब देखिए, V2 यहाँ है और V1 यहाँ है, और जब टाइम आगे बढ़ा होगा तब ये और आगे घूमा होगा और ये घूम के यहाँ पहुँचा होगा, ये यहाँ पहुँच गया होगा। तो V1 अब हमारा पहुँच गया है यहाँ पे और V2 हमारा पहुँच गया है यहाँ पे। देखिए, ये टाइम t4 लगा इन लोगों को यहाँ पहुँचने में। अब इसको अगर हम लोग ट्रेस करें तो V2 हमारा कुछ यहाँ पे होगा, ये हमारा V2 है, और V1 हमारा यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा। अब देखिए, V2 हमारा यहाँ है और V1 यहाँ है। फिर और आगे टाइम बढ़ा होगा तो ये यहाँ पहुँच गया होगा और ये यहाँ पहुँच गया होगा। V2 वापस यहाँ आ चुका है और V1 हमारा यहाँ पे पहुँचा है। देखिए, अब V1 का अगर हम लोग ट्रेस करें इस टाइम के लिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई टाइम हमारा t5 है, तो V1 हमारा यहाँ पे है और V2 हमारा यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए। और फिर अगर और आगे टाइम बढ़ता है तो V1 हमारा यहाँ था, ऐसे इस तरह से था, ये आगे और बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा। तो V1 हमारा पूरा यहाँ पहुँच चुका फिर से घूम के, और V2 हमारा यहाँ पहुँच गया फिर से। तो देखिए, ये ग्राफ आगे और बढ़ेगा। t6 टाइम के लिए V2 हमारा यहाँ पहुँच जाएगा और V1 हमारा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। देखिए, अब इन सभी पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं तो हमें कुछ इस तरह से इसका वेव मिल जाएगा। ये हमारा V2 का वेव मिल गया है, ये V2 है हमारा, और V1 का ग्राफ हमें फिगर इस तरह से ये मिला। ये देखिए, ये हमारा V1 है।
अब इसमें पता करना है कि कौन हमारा लीड कर रहा है, कौन हमारा लैग कर रहा है। देखिए जो लीड करेगा वो पहले आ चुका होगा और जो लैग करेगा वो लेट से आएगा। देखिए हमारा V2 है, जब टाइम हमारा शुरू हुआ उसी समय से शुरू हो गया है V2 हमारा। और V1 क्या हुआ कि थोड़ा टाइम बीता बीता, इतना टाइम बीत जाने के बाद V1 यहाँ से शुरू हुआ है। तब हम लोग बोलेंगे कि V1 हमारा V2 से पीछे है, या फिर दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि V2 हमारा V1 से T टाइम से आगे है। देखिए अब इन दोनों पॉइंट को देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि देखिए यहाँ पे V1 है और ये V2 है, तो ये V1 तो यहाँ आगे हो गया, V2 यहाँ पीछे हो गया। तो इस तरह से हम लोग नहीं देखते, हम लोग जहाँ पे फिगर हमारा ग्राफ एक ही जैसा दिखता हो वहीं से हम लोग फेज देखते हैं। जैसे कि देखिए ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये भी यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच के हम लोग फेज को देखेंगे हमेशा। यहाँ देखिए अब हम लोग देखते हैं कि फेजर हमारा किस तरह से बनेगा सिंक्रोनस मोटर के लिए और सिंक्रोनस जनरेटर के लिए। देखिए इसको समझने का, इसका आर्मेचर रिएक्शन बताने का हम आसान सा एक ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए सिंक्रोनस मोटर में हम लोग पहले वोल्टेज यहाँ से देते हैं, उसके बाद ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे कुछ करंट फ्लो कराता है, उसके कारण फ्लक्स निकलता है। ठीक है, जब ये फ्लक्स हमारा सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगता है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग रोटर को घुमाते हैं। जब रोटर घूमने लगेगा, सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुँचेगा, तब इसमें हम लोग एक्साइटेशन देते हैं, तब ये हमारा फ्लक्स उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पहले याद रखिएगा, पहले हम लोग वोल्टेज दिए, उसके बाद ये घूमा, घूमने के बाद में हम लोग इसमें मेन फील्ड को चालू किए हैं रोटर में। देखिए तो हमारा वोल्टेज यहाँ पे आगे आया है और ये फील्ड जो हमारा है वो पीछे आया है। अब देखिए फ्लेमिंग के रूल से आप लोग जानते होंगे कि जो फ्लक्स होता है वो वोल्टेज के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लोग को ये बात यहाँ पे इतना याद रखना होगा। तो मोटर के क्या कर रहे हैं, पहले वोल्टेज दे रहे हैं, उसके बाद इसमें फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को ले लेंगे और उसमें पहले हम लोग वोल्टेज दिए, फिर कुछ समय बाद इसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ, तो बाद में फ्लक्स आया, मतलब फ्लक्स लैग कर रहा होगा 90 डिग्री से। तो ये देखिए वोल्टेज से क्लॉकवाइज में चलें तो फ्लक्स हमें मिला, तो ये 90 डिग्री से लैग करेगा। यहाँ इसको ये बात हमेशा याद रखिए, पहले वोल्टेज दिए इसलिए वो पहले आ गया है, वो लीड करता रहेगा हमेशा, उसके बाद में फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, तब यहाँ पे हमारा फ्लक्स आएगा। अब यही चीज़ हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर में देखेंगे कि इसमें क्या होगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को ये सप्लाई आउटपुट में देता है। यहाँ से पहले हम लोग इसको एक्साइटेशन देते हैं, उसके बाद इसको घूमने के कारण इसमें आर्मेचर में इसमें EMF इंड्यूस होता है, वही आउटपुट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले फ्लक्स दिए इसमें, फिर उसके बाद इसमें इंड्यूस हुआ घूमने के कारण, तो इसमें फ्लक्स लीड करेगा, इसलिए फ्लक्स ऊपर बनेगा यहाँ, और क्लॉकवाइज में चलने पर हमें वोल्टेज लैगिंग मिलेगा इसमें। ये बात हमेशा याद रखिएगा। सिंक्रोनस मोटर केस में पहले हम लोग वोल्टेज दिए, वोल्टेज को आगे बनाएंगे और फ्लक्स बाद में उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको 90 डिग्री पीछे रखे हैं। और सिंक्रोनस जनरेटर केस में हम लोग पहले फ्लक्स देंगे, वो जब घूमेगा तब इसको कट करेगा, तब इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसमें EMF इंड्यूस होगा, वो करंट आगे जाएगा तो हमें वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे। इसलिए पहले हम लोग इसमें फ्लक्स देते हैं जनरेटर के केस में, और फिर उससे 90 डिग्री नीचे हमारे वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को समझते हैं। देखिए हम लोग आर्मेचर रिएक्शन का डिफिनेशन क्या देखेंगे थे, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं। एक आर्मेचर रिएक्शन हमारा होता है मैग्नेटाइजिंग होता है। मैग्नेटाइजिंग कब होगा, जब देखिए हमारा मेन फील्ड फ्लक्स मान लेते हैं ये है, और इसी की डायरेक्शन में अगर हमारा आर्मेचर से भी फ्लक्स आए, इसी की डायरेक्शन में अगर मानते हैं ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स है, ये दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो तब ये इसको सपोज कर जाएगा, और रिजल्टेंट हमें ये दोनों को ऐड होके बड़ा मिलेगा पहले से। इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। ये होता है डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, जब हमारा ये मेन फील्ड है और हमारा आर्मेचर के कारण जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन है, इसके ठीक विपरीत डायरेक्शन में है ये आर्मेचर की, तब ये जो हमारा इसका रिजल्टेंट मिलेगा वो देखिए पहले से इतना बड़ा था, इतना हमें फ्लक्स मिला था मेन का, और जब आर्मेचर का फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में आया तो इतना इसको कट कर दिया, कट करने के बाद रिजल्टेंट हमें कुछ इतना छोटा मिलेगा, ये हमारा रिजल्टेंट है। देखिए मैग्नेटाइजेशन के केस में क्या हुआ था, फ्लक्स था हमारा इतना सपोज कर दिया उसको,
उतना उसका और ऐड कर दिया, ऐड करके हमें इतना बढ़ा दिया। बढ़ाने की क्रिया को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन हुआ है यहाँ पे। डीमैग्नेटाइजेशन में क्या हुआ है, मेन फ्लक्स था, आर्मेचर फ्लक्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके उसको कम कर दिया, कम करके इतना छोटा कर दिया है, तब इसको हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन कहेंगे। अब एक हमारा केस और आता है, उसका नाम है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये हमारा मेन फील्ड है, इसको आर्मेचर आकर के आर्मेचर का फ्लक्स इस तरह से क्रॉस कर जाए, तब इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर है। सिंक्रोनस जनरेटर में हम लोग क्या केस देखे थे कि पहले हम लोग फ्लक्स देंगे उसमें, उसके बाद हमको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। देखिए, तो इसलिए हम लोग फ्लक्स को पहले लीडिंग बना दिए हैं, उसके बाद हम लोग का वोल्टेज ये है। देखिए, और इसी तरह से सिंक्रोनस मोटर में अगर देखते हैं तो हम लोग पहले वोल्टेज इनपुट देते थे, उसके बाद हम लोग फ्लक्स देते थे, तो हमें आउटपुट में मैकेनिकल पावर मिलता था। देखिए, तो हम लोग पहले वोल्टेज को बना लिए हैं, ये इनपुट वोल्टेज है, इससे फ्लक्स हमारा लैगिंग किए हुए है। अब देखिए, जब हम लोग नो लोड को केस लेके चलते हैं, ये हमारा नो लोड है। नो लोड में क्या होगा कि आर्मेचर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। नो लोड के केस में देखिए, हम लोग मेन फील्ड ऑन कर दिए हैं, जब नो लोड है इधर तो हमारा आर्मेचर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब आर्मेचर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे जो फ्लक्स होगा सिर्फ और सिर्फ मेन फील्ड का फ्लक्स होगा, आर्मेचर का कोई फ्लक्स नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। जनरेटर में हम लोग देखे थे कि इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है आर्मेचर में, तो इस मेन फील्ड को कोई भी अफेक्ट करने वाला करंट नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ नो आर्मेचर रिएक्शन। देखिए, और यहाँ सिंक्रोनस मोटर है, इसमें कुछ करंट होगा, छोटे अमाउंट में लॉस को ओवरकम करने के लिए करंट होगा, उसको हम लोग नेगलेक्ट लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ भी इसलिए हम लोग लिख सकते हैं नो आर्मेचर रिएक्शन। अब देखिए, अगला केस हम लोग लेके चलते हैं, अगर हमारा लोड रेजिस्टिव हो, मतलब कि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी हो, तब देखिए सिंक्रोनस जनरेटर के केस में क्या होगा। देखिए, सिंक्रोनस जनरेटर है ये, इसमें हम लोग देखे थे कि पहले हम लोग फ्लक्स देंगे, उसके बाद हमको वोल्टेज मिलेगा। अब देखिए, जब लोड हमारा यूनिटी है, तो जब लोड यूनिटी है तो हम लोग जानते हैं कि करंट जो होता है वोल्टेज के सेम फेज में होता है। तो ये देखिए, ये हमारा करंट मान लेते हैं कि ये हमारा करंट है आर्मेचर का। ठीक है, अब देखिए, आर्मेचर के करंट के कारण इसमें से अब फ्लक्स कुछ उत्पन्न हुआ होगा। अब वो फ्लक्स जो होगा वो आर्मेचर के ही फेज में होता है, तो मान लेते हैं कि ये फ्लक्स है आर्मेचर का। अब आर्मेचर के फेज में ही फ्लक्स होता है, ये कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि आर्मेचर करंट हमारा है वो है आई ए, वो है कितना, तो मान ले रहे हैं आई एम साइन ओमेगा टी, ये हमारा आर्मेचर करंट है। अब देखिए, हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, हम लोग को आर्मेचर करंट का फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स बराबर हम लोग जानते हैं एमएमएफ बटा रिलक्टेंस। तो देखिए, यहाँ पे करके देखते हैं, इस फॉर्मूले पे पुट करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न एन है, ठीक है, तो एमएमएफ हमारा हो जाएगा एन इंटू करेंट, क्योंकि एमएफ होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न इंटू करेंट, एन इंटू करेंट करते हैं हम लोग, तो आई एम साइन ओमेगा टी, ये हमारा एमएमएफ हो गया। रिलक्टेंस हमारा है, तो रिलक्टेंस मान लेते हैं हम लोग का रिलक्टेंस है एस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फ्लक्स की वैल्यू अगर निकालते हैं तो फ्लक्स हमारा होता है एमएमएफ बता रिलक्टेंस, मतलब कि एन आई एम साइन ओमेगा टी बटा रिलक्टेंस। तो ये हमारा कुछ इस तरह से वैल्यू देगा, एन आई एम बटा रिलक्टेंस टू साइन ओमेगा टी। देखिए, ये हमारा यहीं पे बदल के 5m के वैल्यू दे देगा आर्मेचर का साइन ओमेगा टी। देखिए, यहाँ पे ये जो फेज में है वही करंट भी इसी फेज में, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आर्मेचर का करंट के ही फेज में हमारा आर्मेचर का फ्लक्स भी होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्मेचर के करंट ये है और आर्मेचर का फ्लक्स हमारा ये है। देखिए, अब मेन फ्लक्स हमारा ये था, ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा था, हमारा ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे, और आर्मेचर का फ्लक्स हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, इधर से आ रहा है, ऐसे जा रहा है। देखिए, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर दिया। देखिए, मेन फ्लक्स ऐसे जा रहा था, आर्मेचर का फ्लक्स इसको आके क्रॉस करके इधर से चला गया,
तो इस तरह के आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। मोटर के केस में देखते हैं, ये हमारा वोल्टेज पहले हम लोग देते थे, उससे हम लोग को 90 डिग्री बाद में फ्लक्स उत्पन्न होता था। ठीक है, अब देखिए जब पावर फैक्टर हमारा यूनिटी है तब हमारा करेंट वोल्टेज के ही सेम फेज में होगा आर्मेचर का। ये हमारा आर्मेचर करेंट है और इसी के फेज में हमारा फ्लक्स होगा। अभी हम लोग देखे थे, ये हमारा आर्मेचर का फ्लक्स है। अब देखिए ये हमारा मेन फ्लक्स इस तरह से जा रहा था और हमारा आर्मेचर का फ्लक्स इस तरह से आके इसको क्रॉस कर गया, तो यहाँ भी हमारा सिंक्रोनस जनरेटर की तरह ही क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। अगर हमारा केस 90 डिग्री लीडिंग रहे, पावर फैक्टर हमारा 90 डिग्री लीडिंग हो, तब उस केस में हमारा क्या इफेक्ट होगा। देखिए हमारा ये फ्लक्स सिंक्रोनस जनरेटर के केस में हम लोग पहले फ्लक्स देते हैं, उसके बाद हमारा वोल्टेज होता है। तो फ्लक्स हमारा ये रहा, उससे 90 डिग्री लैग होके वोल्टेज आया है। अब देखिए हमारा 90 डिग्री से लीडिंग वोल्टेज से होगा, तो देखिए अगर वोल्टेज से हम लोग देखें यहाँ लीडिंग जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, और 90 डिग्री जाना है तो यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज में चलते हुए 90 डिग्री हम लोग कुछ यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा करेंट जो है वो यहाँ पे आएगा आर्मेचर का करेंट, और आर्मेचर का फ्लक्स इसी के फेज में होगा, तो ये हमारा आर्मेचर का फ्लक्स है। देखिए अब देखिए हम लोग देखते हैं इफेक्ट इसमें क्या होगा। तो मेन फ्लक्स हमारा इस तरह से जा रहा था और आर्मेचर का फ्लक्स भी इसमें आके इतना ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मेचर का फ्लक्स ऐड हुआ है, तो जब ऐड होता है हमारा आर्मेचर का फ्लक्स तब हमको रिजल्टेंट उसको हाई कर देता है, तब इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। अब यही चीज़ हम लोग सिंक्रोनस मोटर के केस में देखते हैं, जब 90 डिग्री लीडिंग रहे। देखिए वोल्टेज है हमारा, लीडिंग जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे और 90 डिग्री तक जाना है, तो यहाँ पे हमारा कुछ करंट होगा। तो करंट हमारा मान लेते हैं कितना है, यह है आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर फ्लक्स भी हमारा इसी के फेज में होगा, यह है आर्मेचर फ्लक्स। देखिए अब मेन फ्लक्स हमारा इधर जा रहा था और आर्मेचर फ्लक्स हमारा इधर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो ये हमारा डीमैग्नेटाइजिंग का केस है। जब मेन फ्लक्स इधर जाते रहता है और इसके अपोजिट में पैरेलल में आर्मेचर फ्लक्स आ जाता है, तो हमारा फ्लक्स के वैल्यू का मेन फ्लक्स का वैल्यू को कम कर देता है, तो इसे हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया। यही चीज़ देखिए सिंक्रोनस जनरेटर केस में ये मैग्नेटाइजिंग हुआ था, लीडिंग 90 डिग्री से था तब। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा डीमैग्नेटाइजिंग हुआ है। इस 90 डिग्री लैगिंग रहे तब देखिए क्या होगा। ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर केस था, पहले हम लोग फ्लक्स दिए थे, उसके बाद हमारा वोल्टेज उत्पन्न करता था आउटपुट में। देखिए अब 90 डिग्री लैग जाना है वोल्टेज से, ये हमारा वोल्टेज है। लैग जाने के लिए हमें क्लॉकवाइज जाना होगा, मतलब ये इस तरह से घूमेगा और 90 डिग्री तक घूमेगा, तो हमारा करेंट हमको इस तरह से मिल जाएगा। ये हमारा आर्मेचर करेंट है, तो आर्मेचर का फ्लक्स भी हमारा इसी के फेज में होगा, तो ये हमारा आर्मेचर का फ्लक्स हो गया। अब ये देखिए मेन फ्लक्स मेरा ऊपर जा रहा था, हमारा मेन फ्लक्स ऊपर जा रहा था, लेकिन आर्मेचर का फ्लक्स उससे अपोजिट में आ गया। अपोजिट में आने की क्रिया को हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। तो हमारा ये वैल्यू कम कर देगा फ्लक्स को और डीमैग्नेटाइज कर देगा। अब जब हम लोग सिंक्रोनस मोटर के केस में देखते हैं 90 डिग्री लैगिंग पे, देखिए पहले हम लोग वोल्टेज दिए, उसके बाद हमारा फील्ड में फ्लक्स निकला था। अब 90 डिग्री लैगिंग है तो वोल्टेज ये है हमारा, और लैग जाना है, लैग मतलब क्लॉकवाइज हमें जाना होगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज गए तो देखिए हमारा करंट जो होगा आर्मेचर का वो ये होगा, तो फ्लक्स भी हमारा आर्मेचर का इसी के करंट के सेम फेज में होगा। देखिए अब हमारा पहले से जो मेन फ्लक्स था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था और उसी के डायरेक्शन में आर्मेचर करंट भी जा रहा है, तो ये हमारे ओवरऑल वैल्यू फ्लक्स को बढ़ा देगा, तो ये हमारा मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देगा यहाँ पे। अब देखिए हम लोग देख लिए 90 डिग्री लैगिंग, 90 डिग्री लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर। अब मान लेते हैं कि अगर हमारा लोड कुछ RL रहे, मतलब कि अगर हमारा 45 डिग्री लैगिंग रहे, तब हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा आर्मेचर रिएक्शन पे। देखिए 45 डिग्री लैगिंग। अब सिंक्रोनस जनरेटर का केस पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग फ्लक्स दिए थे तो उसके बाद वोल्टेज उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब 45 डिग्री लैगिंग अगर केस रहे तब आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी। तो देखिए वोल्टेज हमारा ये है, इससे लैग जाना है पहले हम लोग को, तो लैग जा रहे हैं हम लोग, तो इसको क्लॉकवाइज में जाना होगा हम लोग को 45 डिग्री तक। तो मान लेते हैं 45 डिग्री हमारा यहाँ पे है, ये हमारा है 45 डिग्री,
ये करेंट है हमारा आर्मेचर का, तो फ्लक्स भी हमारा इसी फेज में होगा। ये हमारा फ्लक्स है आर्मेचर का। देखिए तो यहाँ से तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये हमारा क्या मैग्नेटाइज कह रहा है कि डीमैग्नेटाइज। तो इसका इफेक्ट को हम लोग को समझने के लिए इसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़ते हैं। कंपोनेंट में तोड़ने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम लोग उसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं और उसका ओवरऑल वैल्यू इसी के समांतर होगा, इसी के सेम होगा एकदम। देखिए तो इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर टूटने वाला कंपोनेंट को कॉस थीटा होता है। देखिए इसको कंपोनेंट में तोड़ दिए हैं तो एक कंपोनेंट इसका इधर टूटा, इधर देखिए एंगल हमारा इस ओर था तो इस ओर साइन थीटा आएगा हमारा, साइन 45 डिग्री। और इस ओर जिस ओर एंगल हम लोग को पता था उस ओर जो टूटा है वहाँ का वैल्यू हमारा IM cos 45 डिग्री आएगा। देखिए तो हमारा मेन फील्ड इधर जा रहा था और ये जो फील्ड आया है आर्मेचर का, इसका दो कंपोनेंट है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। देखिए तो मेन फील्ड का फ्लक्स इधर जा रहा था और एक कंपोनेंट हमारा आर्मेचर का नीचे की ओर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा डीमैग्नेटाइज किया है, तो पार्शियली डीमैग्नेटाइज। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो देखिए मेन फ्लक्स को इसे क्रॉस कर रहा है, तो ये पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देगा यहाँ पे। अब यही हम लोग सिंक्रोनस मोटर के केस में देखते हैं 45 डिग्री लैग से। तो देखिए ये हमारा वोल्टेज था, लैगिंग जाने के लिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं 45 डिग्री तक। ये हमारा आर्मेचर करंट है 45 डिग्री लैग, ठीक है। अब ये देखिए इसका फ्लक्स जो भी रहेगा वही इसी के फेज में रहेगा 45 डिग्री लैग। देखिए यहाँ पे भी हम लोग को इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना होगा, ये इस इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा। तो जो इधर टूटा वो इधर एंगल हमारा इधर है, तो इसलिए इधर जो टूटा है ये हमारा हो जाएगा phi a sin 45 डिग्री, और इधर जो टूटा है वो हमारा हो जाएगा एंगल इसी ओर है, इसलिए phi a cos थीटा इधर आएगा cos 45 डिग्री। अब यहाँ भी देखिए हमारा मेन फील्ड जो था वो इस ओर जा रहा था और एक जो हमारा cos थीटा वाला कंपोनेंट है आर्मेचर का वो उसको क्रॉस कर रहा है, और जो हमारा sin थीटा वाला है वो इसी फ्लक्स के डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए तो ये क्या हो गया, ये पार्शियली मैग्नेटाइज करेगा, ये वाला देखिए मेन फ्लक्स ये है और एक कंपोनेंट इसका इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पार्शियली मैग्नेटाइज किया एंड। और ये देखिए cos थीटा वाला कंपोनेंट हमारा इस ओर जा रहा है और मेन फ्लक्स हमारा इस ओर जा रहा है, तो ये पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग करेगा। अब देखिए अगर हम लोग 45 डिग्री लीड का केस ले लें तो देखिए इस केस में क्या होगा, ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर का है, लीड हो रहा है वोल्टेज से 45 डिग्री से करंट। वोल्टेज ये है, लीड करने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं 45 डिग्री तक। ये देखिए ये हमारा आर्मेचर करंट है, फ्लक्स भी हमारा इसी के डायरेक्शन में होगा। देखिए और ये हमारा 45 डिग्री से वोल्टेज से लीड किया है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ पे नहीं, इधर से हम लोग नापे 45 डिग्री क्योंकि ये वोल्टेज हमारा इधर है, हम लोग वोल्टेज से हम लोग 45 डिग्री नाप रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज है हमारा आउटपुट का, इससे 45 डिग्री नापें तो हमारा फ्लक्स ये मिला। अब इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इस और जो जहाँ पे एंगल हमें पता है उधर का जो कंपोनेंट रहेगा फ्लक्स का वो हमें cos थीटा में मिलेगा, cos 45 डिग्री, और जिधर का नहीं पता है हमें वो हमें साइन थीटा में मिलेगा, तो इधर हमें मिल जाएगा phi m साइन 45 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा मेन फ्लक्स था phi, और इसका जो आर्मेचर का फ्लक्स है उसका दो कंपोनेंट है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। देखिए तो ये मेन फ्लक्स के जो साथ में साइन थीटा वाला कंपोनेंट जा रहा है वो इसको पार्शियली मैग्नेटाइज कर रहा है, तो पार्शियली मैग्नेटाइज। अब देखिए मेन फ्लक्स इधर जा रहा है और cos थीटा वाला कंपोनेंट आर्मेचर का इधर जा रहा है, आर्मेचर फ्लक्स का, तो ये एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइज करेगा ये। अब यहाँ देखिए सिंक्रोनस मोटर के केस में यही चीज़ देखते हैं हम लोग। ये हमारा सिंक्रोनस मोटर में पहले हम लोग वोल्टेज देते हैं, उसके बाद हम लोग को यहाँ फ्लक्स उत्पन्न होता है मेन वाला। अब देखिए वोल्टेज है, ये लीड जाना है वोल्टेज से, तो इस डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं लीड एंटी क्लॉकवाइज में और 45 डिग्री तक, तो 45 डिग्री तक मानते हैं हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को कुछ मिल गया आर्मेचर करंट, तो फ्लक्स भी हमारा इसी के फेज में, यह है आर्मेचर फ्लक्स। इसको भी हम लोग को दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा,
कि यहाँ से 45 डिग्री हुआ था, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमें मिला है इसका 2 कंपोनेंट। इधर वाला कंपोनेंट हम लोग को कहेंगे साइन 45 डिग्री और इधर वाले कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे कॉस 45 डिग्री। देखिए अब फ्लक्स हमारा इधर जा रहा था और कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इसको क्रॉस कर रहा है फ्लक्स का, तो ये हो जाएगा पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। एंड देखिए ये फ्लक्स मेन वाला इधर जा रहा है हमारा और पार्शियली साइन थीटा कंपोनेंट उसके अपोजिट में जा रहा है, तो ये पार्शियली डीमैग्नेटाइज करेगा इसको। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। जब हम लोग को नो लोड का केस था, सिंक्रोनस जनरेटर में हमें कोई भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा था, सिंक्रोनस मोटर में भी कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा था। जब पावर फैक्टर हमारा यूनिटी हो गया तो सिंक्रोनस जनरेटर में हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा था और सिंक्रोनस मोटर में भी हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा था। जब 90 डिग्री लीडिंग हमारा पावर फैक्टर हो गया तब हमारा सिंक्रोनस जनरेटर में मैग्नेटाइजिंग हो रहा था आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, और सिंक्रोनस मोटर में हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा था। और जब हमारा 90 डिग्री लैग हो गया तब हमारा सिंक्रोनस जनरेटर में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हुआ और सिंक्रोनस मोटर में मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हुआ। और जब हमारा 45 डिग्री लैग रहा तब सिंक्रोनस जनरेटर में पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हुआ। और जब सिंक्रोनस मोटर का केस देखें 45 डिग्री लैग में तो पार्शियली मैग्नेटाइजिंग और पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हुआ। और अगर हम लोग 45 डिग्री लीड देखें तो सिंक्रोनस जनरेटर के केस में पार्शियली मैग्नेटाइजिंग और पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है और सिंक्रोनस मोटर के केस में पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग होता है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है कि अगर हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है वो अगर 90 डिग्री लैगिंग पर चलता रहे, 90 डिग्री लैगिंग लोड से कनेक्टेड रहे, तब हमारा एक्साइटेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या एक्साइटेशन हमें अंडर एक्साइटेड रखना पड़ेगा अपनी मशीन को, या अपनी मशीन को ओवर एक्साइटेड रखना पड़ेगा, या फिर 100% एक्साइटेशन के साथ रखना पड़ेगा। देखिए मान लेते हैं कि हमारा ये कोई सिंक्रोनस जनरेटर है, इसमें लोड हमारा कनेक्ट हुआ है जो कि 90 डिग्री लीड है। तो देखिए पहले से हम लोग को इसमें जो फ्लक्स देना पड़ रहा था वो मान लेते हैं कि उसका वैल्यू इतना था, ये हमारा मेन फ्लक्स है। अब देखिए जब हम लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री लैग पर चलाते हैं तो इसमें डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। आर्मेचर का फ्लक्स जो है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, जिसके कारण हमारा ओवरऑल फ्लक्स कम जाता है। ये देखिए आर्मेचर रिएक्शन होने के बाद हमारा आर्मेचर में जो फ्लक्स आएगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जिसके कारण हमारा जो फ्लक्स बचेगा मेन का वो हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये देखिए पहले हमारा इतना बड़ा था जो कि इसके घटाने के बाद हमें इतना ही बच रहा है फ्लक्स हमारा। तो इसको हम लोग को कांस्टेंट वोल्टेज देने के लिए हमें इसको फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि इसको ओवर एक्साइटेड करके चलाना पड़ेगा। जब ओवर एक्साइटेशन हम लोग देंगे तो ये पहले से ज़्यादा फ्लक्स हम लोग को देगा, इतना फ्लक्स देगा, और आर्मेचर रिएक्शन के कारण इतना घटने के बाद हम लोग को थोड़ा ज़्यादा फ्लक्स बचता रहेगा कांस्टेंट, जिसके कारण हमारा कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलता रहेगा। यही केस अगर हम लोग 90 डिग्री लीडिंग में देखें कि जब हमारे सिंक्रोनस जनरेटर में 90 डिग्री लीडिंग लोड कनेक्ट कर दिया गया हो तब हमारे एक्साइटेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा वही सिंक्रोनस जनरेटर था। अब इसमें क्या हो रहा था कि 90 डिग्री लीडिंग लोड कनेक्ट कर दिए हम लोग। जब 90 डिग्री लीडिंग लोड कनेक्ट कर दिए और हमारे फ्लक्स की ज़रूरत हमें इतना है, इतना हमें फ्लक्स की ज़रूरत है कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट में देने के लिए। लेकिन देखिए जब हमारा 90 डिग्री लीडिंग लोड कनेक्ट किए हैं तो इसमें मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण, जिसके कारण हमारा जो आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है वो मेन फील्ड के फ्लक्स में ही आ जाता है। देखिए ये हमारा मेन फ्लक्स था, आर्मेचर का फ्लक्स इसी डायरेक्शन में आ गया है आर्मेचर का फ्लक्स, तो ओवरऑल फ्लक्स हमारा बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारा वोल्टेज जो है वो भी बढ़ जाएगा आउटपुट में। तो वोल्टेज हम लोग को कांस्टेंट लेने के लिए हम लोग आर्मेचर के फ्लक्स को बैलेंस करने के साथ साथ वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग एक्साइटेशन अपने मोटर का जनरेटर का घटा देंगे। देखिए पहले हम लोग इतना एक्साइटेशन करके दे रहे थे, हम लोग इतना ही देंगे। अगर इतना ही फ्लक्स हम लोग देंगे तो ये फ्लक्स और आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स दोनों जुट के हम लोग को ये कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, इतना जितना कि हमें ज़रूरत है।